guys, what's up? Welcome back to GC 3.0 सीरीज ग्रेविटी सर्कल की क्लास 12th बोर्ड जेई मेन और नीट लेवल की सीरीज, जिसमें हम लोग केमिस्ट्री का क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट्स पढ़ रहे हैं। और पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों के साथ में क्रिस्टल लेटाइस पॉइंट्स और यूनिट सेल्स के बारे में डिस्कशन कर लिया था। यूनिट सेल्स को मैंने क्लासिफाई करवा दिया था, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव में फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल और एंड सेंटर्ड यूनिट सेल के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था। फिर हम लोगों ने ब्रेविस लेटाइस को पढ़ा था और देखा था कि 14 टाइप्स के ब्रेविस लेटाइस हम लोगों के पास में अवेलेबल थे। 7 अलग अलग क्रिस्टल सिस्टम हो सकते थे। कुछ नाम जैसे क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, इस तरीके के, क्यूबॉइडल, हेक्सागोनल, लाइकवाइज आपको मैंने 7 नाम पढ़ाए थे। और किसी भी यूनिट सेल को इन 14 ब्रेविस लेटाइस में रखने के लिए 2 इंपॉर्टेंट चीज़ों पर हमें ध्यान देना था। पहला बॉन्ड लेंथ, जो कि 3 प्रकार की थी, ABC, और दूसरा बॉन्ड एंगल, जो अगेन 3 प्रकार का था, अल्फा, बीटा, गामा। इनके बेसिस पर हमने 14 लेटाइस फॉर्म किए थे। अब बेसिक समझने के बाद आओ आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करें वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसके ऊपर बोर्ड एग्जाम्स में, जेई में और नीट में सवाल आता है। इस टॉपिक पर नहीं आता है, लेकिन अगर इस टॉपिक का नॉलेज नहीं होगा तो आगे आने वाले सवाल नहीं बना पाओगे। टॉपिक का नाम है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। एक यूनिट सेल के अंदर कितने एटम्स मौजूद होते हैं उसे Z इफेक्टिव के नाम से डिनोट किया जाता है। सर, एक यूनिट सेल में कितने एटम्स होते हैं ये तो हमें पता है, आपने कल की क्लास में बताया था कि SCC सिंपल यूनिट सेल में 8 कॉर्नर्स पर लेटाइस पॉइंट होते हैं, 8, तो उसमें 8 एटम होंगे। बॉडी सेंटर में 8 कॉर्नर और 1 बॉडी, तो 9 होंगे। फेस सेंटर में 8 कॉर्नर और 6 फेसेस, तो 14 होंगे। और एंड सेंटर में 8 कॉर्नर और 2 अपोजिट फेस, 10 होंगे। तो क्या आप उस चीज़ को हमें वापस पढ़ाओगे? तो जी नहीं, वो तो मैंने आप लोगों को लेटाइस पॉइंट का अरेंजमेंट समझाया था। लेकिन जब आप एक यूनिट सेल को नहीं, एक पूरे क्रिस्टल को ऑब्जर्व करते हो तो कुछ चीज़ें बदल जाती हैं। वो कैसे बदलती है वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा गाइज, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट। यू ऑल नो कि मैं 8, 9 और 10th के बच्चों के लिए, सिर्फ 8, 9 और 10th के बच्चों के लिए आई एम ऑन अनअकैडमी पर मैं जेई नीट के छोटे छोटे बच्चे जो 8, 9, 10th के होते हैं उनके फाउंडेशंस को बिल्ड करता हूँ। मेजरली वहाँ पर मैं स्पेशल क्लासेस लेता हूँ। मेरे आईडी, मेरा जो कोड है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। एंड उसकी वजह से आप लोग ये मत समझना कि 11, 12th जो ऑलरेडी बच्चा 11th या 12th में है, जो नीट और जेई के लिए प्रिपेयर कर रहा है, उसकी प्रिपरेशन पे कोई असर पड़ेगा। बिल्कुल नहीं पड़ेगा। हम हमारा आरंभ बैच और हमारा GC 3.0 पूरी ताकत से कंप्लीट कर रहे हैं। अनअकैडमी पर मेरे होने का सिर्फ यही रीज़न है कि मैं 8, 9, 10th के बच्चों को अप्रोच नहीं कर पा रहा था, उन्हें पढ़ा नहीं पा रहा था। काफ़ी DMs, काफ़ी मैसेजेस आते थे। दैट्स वाई आई होप दैट आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखो। लेकिन अगर आपके नॉलेज में कोई 8, 9, 10th का बच्चा है तो उसको मेरी प्रोफाइल ज़रूर शेयर करना। आगे बढ़ते हैं। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। ध्यान से इस चीज़ को देखिएगा। तो देखो बच्चा लोग, सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूं इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इन अ सिंपल क्यूबिक सेल, SCC। आप लोग सब जानते हो कि इसके 8 कॉर्नर्स पर 8 लेटाइस पॉइंट होते हैं। लेकिन देखना ध्यान से, ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है गुलगुलो? ओके, नाउ बकुड़ो, फोकस मारो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। बकुड़ो, अभी बात खत्म नहीं हुई है मेरे गुलगुलो, और फोकस मारो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब इन सबको अपन फटाफट से जोड़ना स्टार्ट करते हैं।
अरे वाह, अरे वाह, ओह गुलजारी लाले। तुम लोग भी सीख जाओगे जैसे मैं बना रहा हूं। आप लोग भी बनाने की कोशिश करो, आप लोग भी बनाने की कोशिश करो। देखो बोर्ड पर अगर मैं डिजिटली बोर्ड ले आऊं, या अगर आपको मैं अभी लैपटॉप पर बैठकर डिजिटल 3 डायमेंशनल दिखा दूं तो मज़ा तो आएगा, लेकिन जो खुद तुम सीख सकते हो इमेजिनेशन, वो नहीं हो पाएगी। तो इमेजिनेशन के लिए चीज़ों को इमेजिन करके पढ़ने का जो आनंद है वो बहुत बढ़िया है। इससे आप लोग रिसर्च फील्ड में भी अपना नाम रोशन कर सकते हो, क्योंकि रिसर्च फील्ड इज ऑल अबाउट थिंकिंग। तो अब आप देखो यहाँ पर आपको कितने यूनिट सेल्स दिखाई दे रहे हैं। ये एक दिखाई दे रहा है, ये 2, ये 3, ये 4, फिर ये देखो ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। तो देर आर 8 यूनिट सेल्स। ठीक है, 8 यूनिट सेल हो गए। अब गाइस इन 8 यूनिट सेल में अगर आप इन सब गोलों को हटा दो, नाउ रिमूव ऑल दीज गोलास, इन सब गोलों को हटा दो और मैं सिर्फ एक गोले पर आपका फोकस करवाऊंगा। आई विल आस्क यू ऑल गाइस टू फोकस ऑन ओनली एंड ओनली वन गोला। मैं सिर्फ आपको एक ही गोले पर फोकस कराऊंगा और आपसे पूछूंगा मैं सवाल और आपको देना होगा उसका जवाब। पहले जरा मैं वो गोले हटा लेने दो। आप लोग भी साथ साथ बनाते चलो। गुलगुलो बकुड़ो बेटो, गुलजारी लालो एंड गुलजारे लालियो। ए हमको लाली मत बोले, हम गुलजारी लालियां नहीं हैं। तो फिर आप कौन हैं? आप लोग कौन हैं? मैं तो आपको गुलजारी लाल ही कहूँगा। चलो तो ये आपके 8 यूनिट सेल्स हो गए। ये आपके 8 यूनिट सेल्स हो गए। नाउ गाइस इस एक लेटाइस पॉइंट पर फोकस करो। इमेजिन करो ये लेटाइस पॉइंट यहां पर एक पड़ा हुआ है। जस्ट फोकस ऑन दिस वन लेटाइस पॉइंट। इस एक लेटाइस पॉइंट पर जरा फोकस करो। जरा मुझे बताओ ये एक लेटाइस पॉइंट कितने यूनिट सेल से शेयर्ड है? आप बोलोगे सर एक तो ये 5वें नंबर वाले से शेयर्ड है, एक ये 6ठे नंबर वाले से शेयर्ड है, एक ये 7वें नंबर वाले से शेयर्ड है, एक ये 8वें नंबर वाले से शेयर्ड है। उसके बाद सर ये 1st नंबर वाले से भी शेयर्ड है, ये 4th नंबर वाले से भी शेयर्ड है, ये 3rd नंबर वाले से भी शेयर्ड है और ये 2nd नंबर वाले से भी शेयर्ड है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास में 8 लेटाइस पॉइंट्स आते हैं, सॉरी 8 यूनिट सेल्स होते हैं, तो ये एक लेटाइस पॉइंट टोटल 8 यूनिट सेल्स के बीच में पड़ेगा। कब? जब ये कॉर्नर पर मौजूद होगा। कब? जब ये कॉर्नर पर मौजूद होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये चीज क्लियर हो रही है? आप खुद भी इसको इमेजिन करो। देखो आप मेरे साथ में इसको इमेजिन करने की कोशिश करो। ये एक रूम है, आप अपने रूम की तरफ देखो। रूम में आपको एक सामने की तरफ एक कोना दिख रहा है जहां पर आपकी छत और 2 दीवार आकर मिक्स हो रही है, ऐड हो रही है, जुड़ रही है। एक कोना, 2 कोना, उन दोनों कोनों के नीचे भी 2 कोने होंगे, 4। फिर इधर देखो 5वां कोना, 6ठा कोना, 7वां कोना, 8वां कोना। ने बेसिकली आपके रूम में 8 कॉर्नर्स हैं। ये आपका एक रूम, एक यूनिट सेल हो गया। अब आपके इस रूम के पास में भी एक रूम होगा, आपके रूम के पास में भी एक रूम होगा, आपके रूम के आगे की तरफ यानी उस तरफ भी एक रूम होगा। अच्छा, आपके रूम के पास में जो रूम था उस रूम के आगे भी एक रूम होगा। तो ऐसे नीचे 4 रूम हो गए। ये देखो 1 2 3 4। अब इन 4 रूम्स के ऊपर भी 4 रूम्स होंगे। आपके रूम के ऊपर एक रूम, आपके आगे वाले रूम के ऊपर एक रूम, आपके साइड वाले रूम के ऊपर एक रूम, और ये साइड वाले के आगे वाला जो रूम है इसके ऊपर भी एक रूम। तो आपके रूम का वो वाला कोना, आपके रूम का वो वाला कोना, पड़ोसी वाले रूम में अगर आप होगे तो उसके लिए वो वाला कोना, अगर आप आपके रूम के आगे वाले रूम में होंगे तो उसके लिए वो वाला कोना, और आपके पड़ोसी वाले रूम के लिए
वो वाला कोना। ऐसे 4 कोने एक जगह आकर पड़ रहे हैं और ऊपर के जो 4 कमरे होंगे उनके लिए वो वाला कोना। उन चारों का ये वाला कॉर्नर हमेशा मिक्स होता है। तो जब आप 4 क्यूब नीचे और 4 क्यूब ऊपर रखते हो तो ये जो कॉर्नर वाला पार्टिकल आता है हर रूम में, ये जो कॉर्नर वाला पार्टिकल आता है, देखो मैं इसको और तोड़ के बनाता हूं। ये वाला जो यूनिट सेल मैंने बनाया, ये वाला जो यूनिट सेल मैंने बनाया, ये नंबर 6 वाला बनाया, इसमें ये वाला पार्टिकल। नंबर 5 वाला जो यूनिट सेल मैं आपके सामने बना रहा हूं, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो इसमें ये वाला पार्टिकल। ठीक है, समझ रहे हो बात को? ये 5 और 6। उसके बाद ये वाला पार्टिकल नंबर 8 वाला, इसमें ये वाला पार्टिकल। उसके बाद अपन ये वाला बनाते हैं, ये इसमें ये वाला पार्टिकल। तो ये 4 क्यूब को जब अपन जोड़ देंगे तो ये 1 2 3 4 दिखेंगे। तो इन चारों में ये और ये पार्टिकल कॉमन है। तो जब ये 4 पार्टिकल जुड़ जाएंगे तो आपको जब ये 4 क्यूब नीचे और 4 क्यूब ऊपर जुड़ जाएंगे तो इन चारों के अंदर ये कॉर्नर वाला पार्टिकल हमेशा कॉमन होगा। ये कॉर्नर वाला पार्टिकल हमेशा कॉमन होगा, यानी कि एक लेटाइस पॉइंट आपके 8 यूनिट सेल के बीच में शेयर्ड होता है। आपके 8 यूनिट सेल के बीच में शेयर्ड होता है। तो स्टार बनाकर एक पॉइंट लिखेंगे, द लेटाइस पॉइंट present at the corner is shared by 8 unit cells, 8 यूनिट सेल मिलकर इसको शेयर करते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत? तो अब एक बात बताओ, आपके पास में घर पर एक पिज्जा आया, बड़ा पिज्जा। इस बड़े पिज्जे के 8 टुकड़े थे और खाने वाले भी 8 थे। आपके पास में घर पे पिज्जा आया और खाने वाले कितने लोग थे? 8 पीपल्स। 8 लोगों के बीच में एक पिज्जा को शेयर होना है। तब आप इस पिज्जा के कितने टुकड़े करोगे? 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि ये जो एक पिज्जा तुम्हारे घर पे आया था वो 8 लोगों में बटा, तो बताओ एक पीपल के हाथ में या एक पर्सन के हाथ में कितना पिज्जा आया? आप बोलोगे सर 1/8। 8 टुकड़ों में से एक टुकड़ा एक पर्सन के हाथ में आया। तो क्या मैं यही चीज यूनिट सेल के लिए नहीं बोल सकता कि एक यूनिट सेल में जो कॉर्नर वाला लेटाइस पॉइंट है, एक यूनिट सेल में जो कॉर्नर वाला लेटाइस पॉइंट है उसका कंट्रीब्यूशन 1/8 होगा। 1/8 दूसरे यूनिट सेल में, 1/8 तीसरे में, 1/8 चौथे में, 1/8 पांचवें में, 1/8 छठे में, 1/8 सातवें में और 1/8 आठवें में। तो कॉर्नर पर मौजूद लेटाइस पॉइंट का एक यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन हमेशा 1/8 होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? वेरी गुड। अब इमेजिन करो आप लोगों ने पार्टी करने का मन बनाया कि आज तो अपन लपक के पार्टी करेंगे, और आप लोगों ने 8 पिज्जा मंगाए। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 अलग अलग फ्लेवर के पिज्जा मंगाए। खाने वाले कितने लोग हैं? 8 लोगों ने 8 पिज्जा मंगाया। हर पिज्जे के 8 टुकड़े थे। हर पिज्जा 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 के 8 टुकड़े थे। अब क्योंकि खाने वाले 8 लोग थे और 8 अलग अलग फ्लेवर के पिज्जा थे, एक पर्सन अपनी थाली लेकर आया, उसने एक टुकड़ा एक फ्लेवर का रखा, दूसरा टुकड़ा दूसरे फ्लेवर का रखा, तीसरा टुकड़ा तीसरे फ्लेवर का रखा, चौथा टुकड़ा चौथे फ्लेवर का रखा, पांचवा टुकड़ा पांचवें फ्लेवर का, छठा छठे फ्लेवर का, सातवां सातवें फ्लेवर का और आठवां आठवें फ्लेवर का। इस तरीके से एक आदमी ने अपनी थाली में इन 8 पिज्जा में से एक एक स्लाइस उठाया और अपनी थाली में रखता चला। एक एक स्लाइस उठाया और अपनी थाली में रखता चला। ऐसे उसको 8 टुकड़े मिल गए। तो
तो उसने 8 अलग अलग फ्लेवर के पिज्ज़ा खाए, लेकिन उसने टोटल कितना पिज्ज़ा खाया? उसने 8 अलग अलग टाइप के पिज्ज़ा लिए और सभी पिज्ज़ा का 1/8 टुकड़ा करा, मतलब उसको एक पिज्ज़ा खाने को मिला, मतलब हर इंसान को एक पिज्ज़ा मिला। 8 लोगों ने 8 पिज्ज़ा मंगाए थे, लेकिन सबका फ्लेवर अलग अलग होने की वजह से हर पिज्ज़ा का 1/8 पार्ट उठाया गया, हर पिज्ज़ा का 1/8 पार्ट उठाया गया, क्योंकि भैया 8 टुकड़े थे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से एक टुकड़ा उठाया, यानी 1/8 उठाया। और थे कितने टोटल पिज्ज़ा? 8, तो उसको कितना पिज्ज़ा खाने को मिला? एक पिज्ज़ा खाने को मिला। समझ रहे हो? तो उसी तरह जब आपका एक यूनिट सेल जो कि कौन सा टाइप का है? सिंपल टाइप का है। आपका एक यूनिट सेल जो कि सिंपल टाइप का है, मतलब जिसके 8 कॉर्नर्स हैं, जिसके 8 कॉर्नर्स हैं, ये देखो, तो ये आपका एक सिंपल यूनिट सेल हो गया, एससीसी टाइप का। अब इस यूनिट सेल के अंदर अगर मैं इस लेटाइस पॉइंट की बात करूं तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1/8, क्योंकि ये इस यूनिट सेल के अलावा इसके पास वाले के, इसके पीछे वाले के, इसके पीछे वाले के 4, इसके ऊपर वाले के, इसके ऊपर वाले के, इसके ऊपर वाले के और इसके ऊपर वाले के, 8 लोगों से ये शेयर्ड है। सिमिलरली ये भी 1/8 लोगों से शेयर्ड होगा, 8 लोगों से, इसलिए इसका कंट्रीब्यूशन 1/8, इसका भी 1/8, इसका भी 1/8, इसका भी 1/8, क्योंकि भैया ये तो एक ही यूनिट सेल है ना, आपके सॉलिड के अंदर तो ऐसे लाखों करोड़ों यूनिट सेल होंगे, तो सब एक दूसरे से 1/8 टाइम शेयर्ड है। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब देखो, तो बेसिकली आपके पास में 8 कॉर्नर्स है, इसलिए 8 कॉर्नर पर 8 लेटाइस पॉइंट्स हो गए। एक लेटाइस पॉइंट का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, तो 8 से 8 कट गया, तो ओवरऑल क्या बचा? 1। तो ओवरऑल आपको कितने एटम मिल रहे हैं? एक एटम। मतलब ध्यान रखिएगा, एक यूनिट सेल जो सिंपल क्यूबिक टाइप का है, उसके अंदर आपको मात्र एक एटम दिखाई पड़ेगा। समझ गए? अगर आप इस यूनिट सेल को देखोगे तो इसका कंट्रीब्यूशन 1/8, इसको देखोगे तो इसका कंट्रीब्यूशन भी 1/8, इसको देखोगे तो इसका कंट्रीब्यूशन भी 1/8, इसको देखोगे तो इसका कंट्रीब्यूशन भी 1/8, इसका कंट्रीब्यूशन भी 1/8, इसका कंट्रीब्यूशन भी 1/8, इसका कंट्रीब्यूशन भी 1/8 और इसका कंट्रीब्यूशन भी 1/8। जब आप इन सब 8 टुकड़ों को जोड़ दोगे तो आपको एक एटम दिखाई पड़ेगा। क्या बात समझ में आ रही है? सो बेसिकली कहने का ये मतलब है कि आपका एक यूनिट सेल 8 लेटाइस पॉइंट को जोड़कर बनाया जाता है। ध्यान से मेरे वर्ड्स पर फोकस करना। एक सिंपल यूनिट सेल 8 लेटाइस पॉइंट को जोड़कर बनाया जाता है, लेकिन उसका यह मतलब नहीं है कि ये 8 लेटाइस पॉइंट सिर्फ और सिर्फ इस यूनिट सेल को बनाने में मदद करेंगे। एक लेटाइस पॉइंट जो कि कॉर्नर पर मौजूद होता है वो 8 यूनिट सेल्स को बनाने में मदद करता है। एक लेटाइस पॉइंट जो कॉर्नर पर मौजूद होता है ये 8 यूनिट सेल्स को बनाने में मदद करता है। तो अगर एक इंसान 8 यूनिट सेल को बनाने में मदद कर रहा है तो एक यूनिट सेल में उसका क्या कंट्रीब्यूशन होगा? एक यूनिट सेल को बनाने में उसका क्या कंट्रीब्यूशन होगा? आप बोलोगे 1/8। ठीक है, अब आपके एक यूनिट सेल में टोटल कितने कॉर्नर्स पर लेटाइस पॉइंट है? आप बोलोगे 8, क्योंकि 8 कॉर्नर होते हैं। तो 8 लेटाइस पॉइंट 8 कॉर्नर पर, एक लेटाइस पॉइंट का कंट्रीब्यूशन 1/8, दोनों का आपने कैंसल आउट किया, आपको वैल्यू मिली 1। आई थिंक इसके साथ आपका बेसिक फंडा क्लियर हो गया होगा। अब आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सिंपल यूनिट सेल को समझ लेने के बाद आओ मैं आपको नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स के बारे में बताना शुरू करूं, जिसमें सेकेंड टाइप हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट बीसीसी। अब आप लोगों के लिए सब चीज़ समझना आसान हो गई, अब आपको टाइम नहीं लगेगा चीज़ों को समझने में। आओ बीसीसी बनाएं। बीसीसी आपका फेवरेट वर्ड, बीसीसी। आप आए दिन अपने बेस्ट फ्रेंड्स को, अपने घर वालों को, अपने रिलेटिव को, अपने रिश्तेदारों को जो तुम्हारा परसेंटेज, तुमसे तुम्हारी मार्क्स, तुमसे तुम्हारा फ्यूचर के बारे में पूछते हैं, और भाई फ्यूचर में क्या करेगा? अपन मन में सोचते साले बीसी, सबसे पहले तेरे को जान से मारूंगा। ये तुम्हारा बीसीसी बन गया। बीसीसी में ये 8 लेटाइस पॉइंट 8 कॉर्नर्स पर तो होते हैं,
लेकिन एक लेटाइस पॉइंट बिल्कुल बीचों बीच होता है, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरह से तू मेरे लेटाइस पॉइंट के बीचों बीच में शामिल है। ठीक है, अब इसमें एक बात समझना, अगर मेरे पास में ये यूनिट सेल है मान लो, और इस यूनिट सेल के बीच में अगर मैं कुछ रख दूं और इसको पैक कर दूं, तो अब इसके आगे कोई आए, इसके ऊपर कोई आए, इसके पीछे कोई आए, इसके नीचे कोई आए, इसके लेफ्ट में कोई आए, इसके राइट में कोई आए, क्या कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि वो लेटाइस पॉइंट बिल्कुल इसके बीचों बीच पड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आप खुद देखो, आपके रूम में पंखा लगा होगा रूम के बीच में। अब ये पंखा क्योंकि आपके रूम के बिल्कुल बीच में लगा है, क्या ये पंखे की हवा पड़ोस के रूम में जाएगी? नहीं। क्या ये पंखा पड़ोस के रूम से दिखेगा? नहीं, ये तो अपने रूम की छत में। क्या ये पंखा आगे वाले के रूम से दिखेगा? नहीं। क्या ये पंखा आपके पास वाला जो रूम है उसके आगे जो रूम है उससे दिखेगा? नहीं। क्या ये पंखा ऊपर के 4 रूम्स में से दिखेगा? नहीं, ये सिर्फ आपके रूम को बिलोंग करता है। दिस ओनली बिलोंग्स टू योर रूम। दैट मीन्स ये जो यूनिट सेल के अंदर लेटाइस पॉइंट पड़ा हुआ है जो बॉडी के बीचों बीच में, ये प्योरली एंड प्योरली इसको बिलोंग करता है। तो यहां पर आप लोग ध्यान से देखेंगे कि इस बॉडी सेंटर यूनिट सेल के अंदर 8 लेटाइस पॉइंट्स हैं, 8 लेटाइस पॉइंट्स एट कॉर्नर्स। अच्छा, हम लोग सब जानते हैं कि जो लेटाइस पॉइंट कॉर्नर्स में होते हैं, इनका एक यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8। तो 8 से 8 कैंसल आउट कर दो, तो आपको मिला एक एटम या एक लेटाइस पॉइंट। यहाँ लेटाइस पॉइंट लिखा था, लेटाइस पॉइंट बोल लो। आप लोग जानते हो लेटाइस पॉइंट एटम, आयन, मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा एक लेटाइस पॉइंट एट द सेंटर, बिल्कुल बीचों बीच। अब क्योंकि किसी और से शेयर्ड नहीं है, इसका पूरा कंट्रीब्यूशन, इस लेटाइस पॉइंट का पूरा कंट्रीब्यूशन इस यूनिट सेल को ही है। तो एक एटम ये मान लो या एक लेटाइस पॉइंट ये मान लो, तो इसके अंदर टोटल एटम कितने हो गए? 2 एटम। यानी अगर आपसे कोई पूछता है कि अगर आपको बीसीसी टाइप का यूनिट सेल बनाना है, तो उस बीसीसी टाइप के यूनिट सेल को बनाने के लिए आपको कितने एटम्स की आवश्यकता होगी, आपको कितने एटम्स की रिक्वायरमेंट होगी? तो आप बोलोगे 2। एक एटम जिसके 8 अलग अलग टुकड़े 8 कॉर्नर्स पर है, और एक एटम बॉडी के बिल्कुल बीचों बीच है। तीसरा अगर मैं आपके साथ में डिस्कस करूं, तो वो होता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, आओ फेस सेंटर्ड यूनिट सेल बना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यहाँ लेटाइस पॉइंट 8 कॉर्नर पर हो गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुलजारी लाली। फिर एक ऊपर वाले फेस पर हो गया, एक नीचे वाले फेस पर हो गया, एक ये लेफ्ट वाले फेस पर हो गया, एक ये राइट वाले फेस पर हो गया, एक ये पिछवाड़े पर हो गया, और एक ये अगवाड़े पर हो गया। तो टोटल आपके 6 लेटाइस पॉइंट 6 कॉर्नर पर हो गए। अब फेस सेंटर यूनिट सेल के अंदर भी ये बात तो आप सभी लोग जानते हैं कि 8 लेटाइस पॉइंट जो कि कॉर्नर्स पर हैं, इनमें से हर एक का कंट्रीब्यूशन इस यूनिट सेल के लिए 1/8 होगा। तो ओवरऑल एटम कॉर्नर्स की वजह से तो 1 हो गए, लेकिन 6 लेटाइस पॉइंट जो कि फेसेस पर मौजूद है, उनका क्या करें? तो ध्यान से इस बात को समझना। जैसे मान लो ये एक यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल के फेस पर यहां पर एक लेटाइस पॉइंट पड़ा हुआ है। अब अगर इस फेस पर एक लेटाइस पॉइंट या इस फेस पर एक एटम पड़ा हुआ है, ये देखो, तो एक दूसरा लेटाइस पॉइंट दूसरा एक यूनिट सेल आया और आकर इससे चिपक गया। अब जब वो लेटाइस पॉइंट इससे आकर जो दूसरे यूनिट सेल से जब टकराएगा, इसका लेटाइस पॉइंट जो इसके चेहरे पर है, जब वो आकर दूसरे यूनिट सेल से टच होगा, तब आधा इसमें और आधा इसमें दिखाई देने लगेगा। आप खुद एक बात समझना, आप आपके रूम की दीवार में एक बीचों बीच छेद कर दो। आप क्या करो, आपके रूम की दीवार में बीचों बीच एक छेद कर दो, यानी ये रूम आपका और आपका पड़ोसी वाले का रूम, 2 रूम के बीच में, जैसे एक आपका घर एक पड़ोसी का घर, दोनों के घर में एक छेद कर दो गोल, और वहां पर एक बड़ी सी फुटबॉल फंसा दो बिल्कुल सेंटर में। तो अब क्या होगा, आधी फुटबॉल आपको आपके घर में दिखेगी और आधी फुटबॉल आपको आपके पड़ोसी के घर में दिखेगी। तो हम क्या बोलेंगे, आधी फुटबॉल मेरी, आधी फुटबॉल तेरी। तो जो भी लेटाइस पॉइंट कॉर्नर पर मौजूद होता है, इनका हाफ कंट्रीब्यूशन होता है इस यूनिट सेल में और हाफ कंट्रीब्यूशन होता है पड़ोसी वाले सेल के अंदर। देखो मैं एक डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं।
एंड आई होप आपको इससे ये चीज़ क्लियर भी हो जाए। ये देखो, ये मैंने 4 यूनिट सेल बना दिए, या इतना भी नहीं करेगा हम लोग, सिंपल यूनिट सेल बना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, बस इतने यूनिट सेल बना देंगे तो भी आपका काम बहुत बेसिक तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा, बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, और ये देखो, और ये देखो, देखो 2 यूनिट सेल हो गए। अब आप अगर यहाँ पर एक लेटाइस पॉइंट इसके बिल्कुल बीचों बीच रखोगे यहाँ पर, तो ये क्लियरली विजिबल है ना कि ये आधा इधर है और आधा इधर है। तो अगर आपका यूनिट सेल फेस पर होगा तो इसका आधा कंट्रीब्यूशन इस यूनिट सेल में होगा और आधा कंट्रीब्यूशन इस यूनिट सेल में होगा। क्या बात समझ में आ गई? तो कभी भी आपका यूनिट सेल जो फेस पर मौजूद होता है उसका आधा कंट्रीब्यूशन आप जो यूनिट सेल पढ़ रहे हो उसमें और आधा इसके पास वाले में होगा। तो 6 लेटाइस पॉइंट है 6 फेसेस पर, एक का कंट्रीब्यूशन 1/2, तो 2 3 6, तो आपके हो गए यहाँ पर 3 एटम्स। तो ओवरऑल कितने एटम्स हो गए आपके? 4 एटम्स। तो अगर आपसे कोई बोलता है कि मुझे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल बनाना है, मुझे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल बनाना है, तो आप बोलोगे कि आपको टोटल 4 एटम की जरूरत होगी। 3 एटम का आधा आधा करके आपको फेसेस पर लगाना है और एक एटम को 1/8 टाइम्स तोड़कर उसके 8 टुकड़ों को कॉर्नर्स पर लगाना है। तो ये आपका FCC बन गया। ठीक है, चलो अब हम लोग FCC करने के बाद ECC की तरफ चलते हैं। देखो ECC तो आपके लिए हलवा हो गया भाई, हुआ कि नहीं हलवा? ECC क्या होता है सर? एंड सेंटर यूनिट सेल। वाह वाह मोदी जी वाह, आप जीत चुके हैं 4 करोड़ रुपए। अबे ECC में ये बताओ कि बनता कैसे है? सर 8 कॉर्नर, ठीक है, ये बना दी मैंने 8 कॉर्नर। और बोलो फटाफट फटाफट, उधर से बोलो, मेरे को सुनाई देना चाहिए, इतनी जोर से बोलो कि पड़ोसी के बर्तन गिर जाएं, धरती कांप जाए। हाँ 8 कॉर्नर हो गए और 2 अपोजिट फेसेस। चलो आज टॉप ले लेते हैं, ट्यू 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 ट्यू, और एक बॉटम ले लेते हैं, ट्यू 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 ट्यू। ठीक है, चलो अब इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल कैसे, एटम टोटल नंबर ऑफ एटम या Z इफेक्टिव कैसे निकालेंगे? आप बोलोगे सर 8 कॉर्नर्स है, तो 8 लेटाइस पॉइंट ऑन कॉर्नर, एक का कंट्रीब्यूशन 1/8, तो टोटल हो गया 1 एटम। उसके बाद 2 यूनिट सेल, सॉरी 2 लेटाइस पॉइंट ऑन द फेसेस। एक फेस का कंट्रीब्यूशन अब भी सिखाया हाफ होता है, आधा नीचे आधा ऊपर, आधा ऊपर आधा नीचे, तो ये हो गया 1 एटम। तो ओवरऑल आपके पास कितने एटम हो गए? 2 एटम हो गए। तो इसका Z इफेक्टिव कितना हो गया? 2 हो गया। क्या ये चीज क्लियर हो गई? तो भाई ECC भी हलवा था, हलवा। अरे वाह, चलिए बहुत बढ़िया, मजा आ गया। तो इसको भी नोट कर लो। अब मैं आपको एक एजेस वाला फंडा सिखा देता हूं। देखो क्या होगा, एजेस वाला फंडा समझना बहुत जरूरी है, तो इसको जरा लिख लो। चलो करे रब, बहुत बढ़िया। अब एक एजेस वाला फंडा सीख लो। इफ लेटाइस पॉइंट आर प्रेजेंट ऑन द एजेस, तो फंडा नंबर 5 लिखेंगे, एजेस, एज सेंटर्ड लेटाइस पॉइंट्स इन अ यूनिट सेल, इन यूनिट सेल। ठीक है, अब देखो लाडलो, इसका मतलब क्या होगा, ध्यान से देखना भाई। पहले तो एक काम करो, आप अपने रूम की छत को देखो। अब छत से नजरें नीचे लाते हुए दीवार को देखो। हाँ, छत दीवार, छत दीवार, छत और दीवार के बीच में एक लाइन दिख रही है जो कि इस कोने से, इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक जा रही है। छत दीवार, छत दीवार में एक लाइन चल रही है जो उस कॉर्नर से इस कॉर्नर के बिल्कुल सीधी चल रही है, इसको एज बोलते हैं। ये डब्बा देखो, ये डब्बे का एक कॉर्नर, ये डब्बे का दूसरा कॉर्नर, ये डब्बे का तीसरा कॉर्नर, ये डब्बे का चौथा कॉर्नर। ये जो दिख रहा है ये एज है। एक एज ये, एक एज ये, एक एज ये और एक एज ये। फ्रंट में 4 एज हो गई। चलो पलटाते हैं, 5 6 7, पलटाते हैं 8
9, 10, 11 और 12। मतलब अगर आप किसी भी एक यूनिट सेल को गिनोगे, अगर आप एक किसी भी क्यूब को गिनोगे, आपको उसकी 12 एजेस दिखाई देंगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। देखो कैसे, मैं आपको बताता हूं। मैं एक यूनिट सेल बनाता हूं आपके सामने, एक यूनिट सेल बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं मेरे लाडलों के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे बकुड़ों के लिए, मेरे बेटों के लिए, मेरी बेटियों के लिए और मेरे मोदी जी के लिए भी। ये यूनिट सेल है। चलो गिनो इसकी एजेस। एक कॉर्नर ये पकड़ा, एक कॉर्नर ये पकड़ा, एक कॉर्नर ये, एक कॉर्नर ये, एक कॉर्नर ये, एक कॉर्नर ये, एक कॉर्नर ये और एक कॉर्नर। देखो एजेस गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। हो गई आपकी 12 एजेस। तो ये आपके यूनिट सेल में टोटल 12 एजेस होती है। ठीक है सर, 12 एजेस हो गई, ये बात हमको समझ में आ गई। सो देयर आर 12 एजेस। अब अगर मान लो इस एज पर एक यूनिट सेल बीचों बीच आ जाए, क्या बोल रहा हूं मैं, एक लेटाइस पॉइंट, सॉरी नॉट यूनिट सेल, इस यूनिट सेल की एज पर लेटाइस पॉइंट आ जाए, एक लेटाइस पॉइंट यहां आ जाए इसके एज पर बिल्कुल बीचों बीच, एक यूनिट सेल यहां आ जाए इसके एज के बीचों बीच, एक यूनिट सेल यहां, अबे क्या बोल रहा है बे बेवड़े, एक लेटाइस पॉइंट आ जाए इस एज के बीचों बीच, एक लेटाइस पॉइंट यहां आ जाए इस एज के बीचों बीच, एक लेटाइस पॉइंट यहां आ जाए इस एज के बीचों बीच, एक लेटाइस पॉइंट यहां आ जाए इस एज के बीचों बीच, एक लेटाइस पॉइंट यहां आ जाए इस एज के बीचों बीच, एक लेटाइस पॉइंट यहां आ जाए, एक लेटाइस पॉइंट यहां आ जाए, एक लेटाइस पॉइंट यहां आ जाए और एक लेटाइस पॉइंट यहां आ जाए। तो ये आपके 12 लेटाइस पॉइंट्स आ गए 12 एजेस पर। अब हमको ये समझना है कि इस एक एज का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, यानी ये एक एज कितनों से शेयर्ड है। भाई मुझे एक बात बताओ, तुम अपने रूम की उस एज को देख रहे हो? हाँ। अपने रूम के बाहर निकलो और उस रूम की दीवार को बाहर से देखो। हाँ, ये वाली एज रूम के बाहर और ये वाली एज रूम के अंदर कॉमन है। तो दो रूम्स के बीच में एक एज कॉमन होती है। फिर इस रूम के ऊपर भी रूम होगा और पड़ोसी रूम के भी ऊपर रूम होगा। अब इन 4 रूम्स के अंदर ये एक एज कॉमन है। भाई नीचे से वो ऊपर दिख रही है, एक रूम में यहां से दिख रही है, पड़ोस वाले रूम में यहां से दिख रही है। फिर तुम इस वाले रूम के ऊपर चले गए तो इस रूम में तुमको नीचे दिखेगी फ्लोर पर, और तुम्हारे पड़ोसी वाले रूम के भी नीचे फ्लोर पर दिखेगी 4। मतलब एक एज 4 लोगों से शेयर्ड होती है। देखो जैसे अगर मान लो मैंने यहां पर कुछ यूनिट सेल्स बनाए, ये देखो जैसे मैंने एक यूनिट सेल बनाया, ठीक है, और मैं ये देखो। अब आप इस एज को देखो, ये एज को देखो। अगर यहां पर एक लेटाइस पॉइंट पड़ा है तो एक इससे शेयर्ड है, एक इससे शेयर्ड है। अब ये इसके ऊपर मैं एक यूनिट सेल और बना लेता हूं। नदियों पार सजन धाना 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 धाना, ये देखो, और एक यूनिट सेल यहां बना देता हूं। गीत कौन जरूरी जाना 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 जाना, नदियों पार सजन धाना नदियों पार सजन धाना। ये देखो, तो अब ये वाला एक और ये वाला एक, इन चारों के बीच में ये वाली एज कॉमन है। ये देखो, तो बेसिकली 1, 2, 3 और 4 यूनिट सेल में ये वाली एज हमेशा कॉमन चल रही है। समझ गए? तो हमेशा ध्यान रखना, एक एज हमेशा 4 यूनिट सेल के बीच में कॉमन होती है। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, 1 एज इज कॉमन between 4 unit cells, between 4 unit cells. Therefore, one lattice point is shared equally between 4 unit cells, between 4 unit cells if placed at the edge, if placed at the edge. अगर edge पर होगा तो वो 4 यूनिट सेल से इक्वली शेयर्ड होगा। अब मतलब इसका कंट्रीब्यूशन 1/4 हो गया, इसका भी 1/4,
इसका भी 1/4, इसका भी 1/4, इसका भी 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 एंड 1/4. सो 12 एजेस पर 12 लेटाइस पॉइंट, एक का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/4, तो टोटल 4 3 12, यानी कि 3 लेटाइस पॉइंट्स या 3 एटम आपके एजेस पर हो गए. समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों बात. अच्छा, उसके बाद जब ये यूनिट सेल की अगर अपन बात करें तो 8 कॉर्नर्स भी हैं, तो 8 लेटाइस पॉइंट आपके कॉर्नर्स पर आ गए, और कॉर्नर का कॉन्ट्रीब्यूशन अपन 1/8 जानते ही हैं, तो इसका 1 एटम हो गया. तो अगर आपके पास में कोई ऐसा यूनिट सेल आता है जिसमें कि 8 लेटाइस पॉइंट्स कॉर्नर पर और 12 लेटाइस पॉइंट एजेस पर होते हैं, तो इसके अंदर टोटल आपको 4 एटम दिखाई देंगे. चलिए इसको नोट कीजिए, अब कुछ क्वेश्चंस करवाता हूं, इसको नोट करो. ठीक है बच्चों, चलो अब एक सवाल बनाते हैं अपन, इस पर कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं. क्वेश्चंस बनाते वक्त आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी कि भैया अपने को आ गया है, अपने को सब आ गया है. चलो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि अ यूनिट सेल हैव X atoms on the corners and Y atoms on the faces. Question number 1, find Z effective. Option number 2, find total atoms present in it. And option number 3, if two particles present on the face on the same line are removed, then find Z effective. And question number 4, find the molecular formula of the compound. 4 सवाल है, क्या आप इन 4 सवालों को बना सकते हो? करो, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो. कैसे होगा देखो, क्या बोल रहा है ये? X नाम के एटम कॉर्नर पर मौजूद है. X X X X X X X X, ये X नाम के एटम आपके कॉर्नर्स पर हो गए. ये X नाम के एटम आपके कॉर्नर्स पर हो गए, तो ये आपका एक यूनिट सेल बन गया. चलो कूल. और क्या बोल रहा है? Y नाम के एटम फेसेस पर मौजूद है, तो एक फेस ये, एक फेस ये, एक फेस ये, एक फेस ये, एक फेस पीछे वाला, एक फेस आगे वाला. अब आपसे पूछ रहा है इसका Z इफेक्टिव निकालो. भाई ऑब्वियस सी बात है, 8 कॉर्नर्स है, तो 8 X के एटम 8 कॉर्नर पर होंगे, मल्टीप्लाई बाय एक का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 होगा, तो एक एटम आपका X का हो गया. Y के 6 एटम मौजूद है, 6 फेसेस पर, एक का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/2 होता है, तो इसके हो गए 3 एटम. तो टोटल इसका Z इफेक्टिव कितना हो गया? टोटल इसका Z इफेक्टिव कितना हो गया? 4. चलिए क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया. क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन इट. अब बेटा यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एटम बोल रहा है, इसका मतलब ये नहीं होता जब आपसे Z इफेक्टिव पूछे तब आपको कंट्रीब्यूशन बताना होता है कि एक एटम का कंट्रीब्यूशन या एक लेटाइस पॉइंट का कंट्रीब्यूशन कितना है. लेकिन यहाँ पर कंट्रीब्यूशन नहीं पूछ रहा है, यहाँ तो आपको टोटल गिनना है. तो आप बोलोगे कि भैया 8 X नाम के एटम कॉर्नर पर है और 6 Y नाम के एटम फेसेस पर है, तो 6 और 8 14, तो टोटल 14 एटम प्रेजेंट है. 14 एटम प्रेजेंट है जिसमें 8 X है और 6 Y है. क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया. क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? 2 पार्टिकल्स हटाने हैं फेसेस पर जो सेम लाइन पर हो. अब सेम लाइन पर या तो ये आगे पीछे वाला होता है, या ये ऊपर नीचे वाला होता है, या ये लेफ्ट राइट वाला होता है. कौन सा हटाना है? चलो मैं लेफ्ट राइट वाला हटा देता हूं. 2 मैंने हटा दिए. अब क्या हुआ? अब आपको इसका Z इफेक्टिव निकालना है. तो 8 कॉर्नर्स पे तो 8 X अभी भी मौजूद है, सबका
कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8, तो एक तो ये हो गया। अब आपके फेसेस पर 1 2 3 4 4 ही बचे, लेकिन फेसेस का कॉन्ट्रीब्यूशन तो 1/2 होता है, तो 2। तो अब इसका नया जेड इफेक्टिव कितना बन गया? 3। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, इसका जेड इफेक्टिव निकल गया हमारा बड़े आसानी से। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है इस कंपाउंड का। अब कौन से केस में? हमको ऑब्वियसली जो जनरल केस दे रखा है इसमें निकालना है, इसमें नहीं निकालना है। अगर इसमें निकालना होता तो यहां पर स्पेसिफाई करता इफ 2 पार्टिकल्स आर रिमूव्ड, ऐसा कोई स्पेसिफाई नहीं किया है, तो हम ये वाला जनरल केस लेकर चलेंगे। तो अब आप नाम देखो, एक्स नाम का एटम जो कि 8 कॉर्नर्स पर मौजूद है, इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो रहा है? 1, तो एक्स हो जाएगा 1। और ये जो वाई नाम का एटम है जो फेसेस पर मौजूद था, इसका कंट्रीब्यूशन 3, तो एक्स वाई 3। दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एक्स वाई 3। समझ रहे हो मेरे बकुड़ो? अच्छा, और अगर मान लो कि वो ये बोलता है कि इस वाले केस में जिसमें आपने 2 पार्टिकल्स हटा दिया, इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाओ, तो इसमें एक्स तो इसमें भी 1 था, लेकिन वाई अब 2 हो गया, तो नया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाता एक्स वाई 2। तो समझ रहे हो कितना प्यारा सवाल है और कितना इजी सवाल है। तो इस प्रकार के सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? क्या इसके अंदर किसी प्रकार की कोई दिक्कत? ठीक है, चलो एक सवाल और करते हैं। लेट्स सॉल्व वन मोर क्वेश्चन। एक सवाल और बनाने की कोशिश करवाता हूं मैं आप लोगों को। देखो आराम से बनेंगे, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोगों को समझ में आ गया है कि मेरे प्यारे बकुड़े सर क्या कहना चाहते हैं। चलो एक सवाल और बनाते हैं। अ कंपाउंड या अ यूनिट सेल, एन यूनिट सेल, अभी अंग्रेज बोलेंगे ना मास्टर, आपने एन नहीं लगाया। सो एन यूनिट सेल हैव 8 lattice point named X at corners. Y is present on 4 opposite edges and Z present at the center. Present at the center. Find Z इफेक्टिव एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सवाल समझो, सवाल समझो। 8 लेटाइस पॉइंट है जिसका नाम X है, वो कॉर्नर्स पर है, मतलब 8 एटम्स कॉर्नर पर है। ये रहे आपके 8 एटम्स आपके कॉर्नर पर, ट्याऊ 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 ट्याऊ। ये हो गया आपका लेटाइस पॉइंट तैयार, यूनिट सेल तैयार। अब ये कह रहा है कि किन्हीं 4 अपोजिट एजेस पर Y नाम का एटम प्रेजेंट है। अब देखो अपोजिट एजेस, इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये। तो कहाँ बना है? चलो यहाँ बना लेते हैं। 1 2 3 और 4, ये 4 अपोजिट एजेस पर 4 Y एटम आ गए और एक Z नाम का एटम बिल्कुल सेंटर पे, बिल्कुल सेंटर पे। ये आपका क्रिस्टल लेटाइस या आपका यूनिट सेल तैयार हो गया। अब आपको इसका Z इफेक्टिव निकालना है। चलो ठीक है, 8 X नाम के एटम कॉर्नर पर मौजूद है, एक का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, तो इसका Z इफेक्टिव 1 हो गया। Y नाम के 4 एटम्स, Y नाम के 4 लेटाइस पॉइंट्स आपके एजेस पर है और एक एज का कंट्रीब्यूशन मैंने आपको 1/4 सिखाया था, तो 1 याद करो, 1/4 सिखाया था, हाँ जी। और एक Z नाम का एटम जो बॉडी के बिल्कुल बीचों बीच है, इसका कंट्रीब्यूशन पूरी तरीके से, इसका कंट्रीब्यूशन पूरी तरीके से आपके इसी यूनिट सेल के अंदर होगा, इररिस्पेक्टिव कि वो कहाँ है, बिल्कुल बीचों बीच है, तो इसका हो जाएगा 1। तो इसका Z इफेक्टिव निकल के आ रहा है 3। अब आपसे इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है, तो बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए सिर्फ आपको Z इफेक्टिव पता होना चाहिए। X भी 1 है, Y भी 1 है और Z भी 1 है। दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो यार ऐसे इस तरीके के सवाल मेरे ख्याल से अगर आप लोग बना सको तो कोई परेशानी नहीं है। समझ में आ रही बात? चलो एक सवाल और बना लेते हैं। A unit cell have 8 lattice point named X at corners, at corner. Y is on face
on any two opposite faces and Z on the all of the edges, find Z इफेक्टिव। निकालो इसका Z इफेक्टिव। क्या बोल रहा है? 8 लेटाइस पॉइंट कॉर्नर पर जिसका नाम X है, ठीक है, ये बना दिया। अब क्या बोल रहा है? Y इज ऑन द टू अपोजिट फेसेस, तो एक यहां और एक यहां बना दिया। एंड Z सारी एजेस पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये तुम्हारा एटम बन के तैयार हो गया, ये तुम्हारा यूनिट सेल बन के तैयार हो गया। Z इफेक्टिव निकालना है। 8 कॉर्नर्स जिस पर X मौजूद है, 1, Y कहां पर मौजूद है? किन्हीं दो अपोजिट फेसेस पर, फेसेस का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/2, और Z आपकी एजेस पर मौजूद है, 12 एजेस पर 12 Z मौजूद है, एक का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/4, तो 3 3 4 5, तो टोटल Z इफेक्टिव कितना निकल गया? इसका 5 निकल गया। तो बस गाइस इस तरीके से सवाल मेरे ख्याल से आप लोग बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो। नाउ देयर इज नो इश्यूज कि आपको किसी भी प्रकार की कोई मुश्किल आए। तो गाइस यहाँ पर हमारा ये वाला टॉपिक खत्म होता है। अब गाइस इसकी प्रैक्टिस ज़रूरी है, इसका अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। अब हम लोग पैकिंग की तरफ पहले चलेंगे कि हम लोग 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल पैकिंग कैसे करेंगे, और पैकिंग को समझने के बाद फिर हम लोग वॉइड्स की लोकेशन चेक करेंगे और वहाँ पर ये चीज़ फिर रिपीट होगी, और फिर हम लोग डेंसिटी वगैरह निकालेंगे। तो अभी चीज़ें और अच्छी होती जाएंगी। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे प्यारे बच्चों।